हाय गाइस, मैं हूँ सीए स्वाति गुप्ता और आप देख रहे हैं एसजी एजुकेशन। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि आप सब जानते हैं। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि इसमें जो लायबिलिटी होती है वो बायर पे शिफ्ट हो जाती है, मतलब आपको डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करना होता। यू कलेक्ट इट फ्रॉम द बायर एंड पे इट टू द गवर्नमेंट। सो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, सर्विस टैक्स जब आप सर्विस प्रोवाइड करते थे तब लगता था, वैट जब आप गुड सेल करते थे तब लगता था। लेकिन अब इन सभी टैक्सेस को हटा के एक टैक्स बना दिया है, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। तो अब आप अगर गुड्स सेल कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही टैक्स पे चार्ज करना होता है कस्टमर से, वो है जीएसटी। हम बात करेंगे कब आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, कब आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, और अगर आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं या मल्टीपल स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन लेना है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब कि कब आपको लॉज के अकॉर्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए मैंडेटरी है। तो लेट्स Condition number 1, if your turnover in any financial year exceeds rupees 40 lakh, you have to obtain GST registration. This limit is 20 lakh for special category states. Special category state में आते हैं कुछ नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेशंस जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में डाला गया है और उनके लिए लिमिट रखी गई है 20 लाख की। 1 अप्रैल 2019 से पहले ये लिमिट थी नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के लिए 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख। 1 अप्रैल 2019 में स्टेट्स को यह ऑप्शन दिया गया कि या तो वो पुरानी लिमिट को ऑप्ट करें या फिर नई लिमिट को। तो कुछ स्टेट्स ने नई लिमिट को ऑप्ट किया है, बहुत कम स्टेट है जिन्होंने पुरानी लिमिट को ऑप्ट किया है। तो अभी जिन्होंने नई लिमिट को ऑप्ट किया है, जिन स्टेट ने, उनके लिए लिमिट है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के लिए 40 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख। और जिन्होंने पुरानी लिमिट को ऑप्ट किया है उनके लिए जो लिमिट है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख। ओके, so to calculate this threshold limit of rupees 40 lakh or 20 lakh, we will include all taxable supplies, exempted supplies, interstate supplies and export of goods and services. Suppose आप 20 लाख की टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं किसी ईयर में और 25 लाख की एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 45 लाख है। तो आप इस 40 लाख की लिमिट को चेक करने के लिए आप इन दोनों टर्नओवर को एग्रीगेट करेंगे और आपकी जो 45 लाख की लिमिट है वो 40 लाख से अबव है तो आपको फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। चाहे आपकी जो टैक्सेबल सप्लाईज है वो 20 लाख ही है, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि हम इस 40 लाख की लिमिट को चेक करने के लिए सभी टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एग्रीगेट करते हैं। ओके, तो ये तो हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन द कंडीशन नंबर 2. So the condition number 2 is, if you are doing supplies from one state to another state, you have to obtain GST registration irrespective of any limit. अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप कोई भी लिमिट नहीं है उसके लिए एप्लीकेबल, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए मैंडेटरी ही होगा। लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन नंबर 3. If you are casual taxable person, so who is casual taxable person? अगर आप
ओकेजनली सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज, आप रेगुलर बेसिस पे सप्लाई नहीं करते हैं, एंड यू डोंट हैव ए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, सो यू विल बी ट्रीटेड एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो 90 डेज़ के लिए मिलेगा, आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हो फर्दर 90 डेज़ के लिए। और आपको एडवांस डिपॉजिट कराना होता है टैक्स का, जो आपके आगे जो भी नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो ये है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कंडीशन नंबर 3। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंडीशन नंबर 4, which talk about non-resident taxable person. So if you are non-resident and you are doing occasionally make supply of goods and services in India and you don't have fixed place of business in India, you will be treated as non-resident taxable person and you have to obtain GST registration mandatory, and this registration shall be valid only for 90 days. Condition number 5, if you are input service distributor, you have to obtain separate registration under GST. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो इनपुट टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उससे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को समझने से पहले हमें इनपुट टैक्स को समझना होगा। जीएसटी में इनपुट टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप सामने देख सकते हैं कि फैब्रिक डीलर हैं जो कि फैब्रिक सप्लाई करते हैं और फिर उससे टी शर्ट बनाई जाती है। मैन्युफैक्चरर है जो टी शर्ट बनाते हैं और आगे कस्टमर को सप्लाई करते हैं। तो फैब्रिक डीलर ने यहाँ 100 रुपीज़ सपोज़ प्राइस रखा है फैब्रिक का और उस पर 18% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो टोटल प्राइस हो गया 118। इसमें वो 118 रुपीज़ सप्लायर से चार्ज करते हैं और 18 रुपीज़ जो होता है वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। सप्लायर से चार्ज करते हैं और गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। अब सप्लायर को जो इस फैब्रिक का कॉस्ट पड़ा है वो है 118। अब मान लो सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर है टी शर्ट के, उन्होंने वैल्यू एडिशन किया है 50 रुपीज़। ये 50 रुपीज़ उनकी जो फर्दर कॉस्ट लगी है फैब्रिक से टी शर्ट बनाने में वो प्लस उनका प्रॉफिट, ये माना है मैंने। 50 रुपीज़ जो वैल्यू एडिशन हुआ है, तो 100 रुपीज़ प्लस 50 150 रुपीज़ अब उनको आगे चार्ज करने हैं। अब 150 रुपीज़ पर 18% टैक्स बना है 27 रुपीज़। तो टोटल जो कॉस्ट हो गई है वो हो गई है 177, जो उन्होंने कस्टमर के लिए प्राइस रखा है 177 का। अब इसमें 27 रुपीज़ जो वो पे उन्हें करना है, क्योंकि वो उसमें से 18 रुपीज़ पहले ही पे कर चुके हैं, तो ये उनको उनका क्रेडिट दिया जाएगा। और अब उनको जो गवर्नमेंट को पे करना है वो सिर्फ 9 रुपीज़ पे करने हैं, 27 माइनस 18। जो 18 रुपीज़ ये इनपुट जो उन्होंने पहले ही पे कर दिया और जो उनको क्रेडिट मिल रहा है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं जो फैब्रिक डीलर है उन्होंने आउटपुट टैक्स पे किया है 18 रुपीज़ गवर्नमेंट को। इनपुट टैक्स यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो टी शर्ट के जो मैन्युफैक्चरर है उनका आउटपुट टैक्स बनता था 27 रुपीज़। 18 रुपीज़ वो पहले ही पे कर चुके थे फैब्रिक डीलर को, तो उसका यहाँ पे उनको क्रेडिट मिल जाता है और 9 रुपीज़ ही अब वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो टोटल एंड में गवर्नमेंट के पास जाते हैं 27 रुपीज़। तो इस तरीके से जीएसटी जो है वो मल्टी स्टेज बेस्ड टैक्स है, हर स्टेज पर लगता है और जो पीछे जो पे हो जाता है उसका क्रेडिट मिल जाता है, उसी को हम कहते हैं इनपुट टैक्स। तो ये इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे जीजीपीएस एंड कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है और जिसकी 3 ब्रांचेस हैं। इन्होंने तीनों ब्रांच के लिए एक एनुअल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विस ले रखी है जो कि तीनों ब्रांचेस के सॉफ्टवेयर को मेंटेन करती है और जिसके लिए एनुअल चार्जेस पे किए जाते हैं।
और उस पर कंपनी जीएसटी भी दे रही है। तो क्योंकि कंपनी आगे भी अपनी सर्विस पर जीएसटी चार्ज कर रही है, आउटपुट टैक्स जिसे हम बोलते हैं, तो जो ये एनुअल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विस पर जो जीएसटी पे कर रही है उसको हम इनपुट टैक्स बोलेंगे, जो कि इस कंपनी को मिल रहा है। क्योंकि ये सर्विस वो तीनों ब्रांचेस से रिलेटेड है और तीनों ब्रांचेस के लिए ले रही है, तो इसका जो इनपुट टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीनों ब्रांचेस के बीच में होगा। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम कह सकते हैं कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एक ऑफिस है सप्लायर का, जो कि उसकी ब्रांचेस में इनपुट टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसे जीएसटी में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और तभी वो ब्रांचेस में इनपुट टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, आईएसडी इनवॉइस इशू करता है, और जिससे ब्रांच उस इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। तो ये है इनपुट सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर। लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन नंबर 6। इफ यू आर पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, you have to obtain GST registration. So let's understand first what is reverse charge mechanism. तो अब हम रिवर्स चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो मैंने आपको इनपुट टैक्स की स्लाइड में बताया था वो था फॉरवर्ड चार्ज, जिसमें सप्लायर बायर से चार्ज करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। रिवर्स चार्ज में सप्लायर जो है वो कुछ भी पे नहीं करता, बायर ही पे करता है और उसको उसका क्रेडिट मिलता है। इसका मतलब कि इसमें जो लायबिलिटी है वो बायर पर ही रिवर्स हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज। उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे फैब्रिक डीलर है, वैसे ही जैसे मैंने इनपुट टैक्स के जो स्लाइड में लिया था एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है सेम। सप्लायर है, टी शर्ट बनाते हैं और वो कस्टमर को सप्लाई करते हैं। तो इस केस में आप देख रहे हो क्या सिचुएशन होती है। राइट हैंड साइड में देखिए, फैब्रिक जो डीलर है वो कुछ भी पे नहीं कर रहा। जो ये 18 रुपीज़ है वो फैब्रिक डीलर पे नहीं कर रहा, वो सिर्फ 100 रुपीज़ ही मैन्युफैक्चरर से ले रहा है और इनपुट टैक्स भी कुछ नहीं है। जो टी शर्ट के जो सप्लायर हैं वो ही 18 रुपीज़ को पे कर रहे हैं रिवर्स चार्ज के में, और उनको ही ये रिवर्स चार्ज का 18 रुपीज़ का क्रेडिट मिल रहा है। तो जो आउटपुट टैक्स वो पे कर रहे हैं वो 9 रुपीज़ का कर रहे हैं, और जो रिवर्स चार्ज टैक्स पे कर रहे हैं 18 रुपीज़ का कर रहे हैं, और टोटल वो 27 रुपीज़ का ही टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन इस केस में लायबिलिटी जो है वो सप्लायर से शिफ्ट होके बायर पे आ गई है, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज। ये रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट है। तो अगर इस केस में भी अगर रिवर्स चार्ज आप पे एप्लीकेबल हो जाता है तो फिर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जीएसटी में बहुत सारे केसेस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल किया गया है, जिसमें एक सिचुएशन है जिसमें अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से 5000 से ज़्यादा की सप्लाई लेते हो तो आप पे फिर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर है उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इस केस में जो रजिस्टर्ड डीलर है उनको ही जो टैक्स पे करना होता है और इसको रिवर्स चार्ज में रखा गया है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज और गुड्स को रिवर्स चार्ज में रखा गया है, जिसे हम रिवर्स चार्ज के उसमें कवर करेंगे रिवर्स चार्ज के वीडियो में। अगर इस तरीके से रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है तो फिर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। Let's discuss the next condition which talk about the agent of a supplier. तो सबसे पहले समझते हैं कि इस सेक्शन में एजेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। अगर आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड सप्लाई करते हैं या रिसीव करते हैं तो आप एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें सप्लाइंग और रिसीविंग बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि आप
प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं आगे फर्दर, या प्रिंसिपल के लिए गुड्स खरीद रहे हैं और उसको प्रिंसिपल को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। एजेंट में यहाँ पे इंक्लूड है ब्रोकर, कमीशन एजेंट, फैक्टर, ऑक्शनरी, मर्केंटाइल एजेंट, सब एजेंट में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सेक्शन 24(7) है, जो कि बात करता है कि अगर आप एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिमिट। इसके लिए कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है, आपको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एजेंट की जो डेफिनेशन है उसमें ये बोला गया है कि सप्लाइंग और रिसीविंग द गुड्स और सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो एजेंट दो तरीके से काम करते हैं। एक ये तरीका हो सकता है कि आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे आपने प्रिंसिपल से गुड्स लिए और आप उसको आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहे हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इस तरीके से सर्विस दे रहे हो कि आपने सिर्फ कस्टमर को ढूंढा और प्रिंसिपल को अपने जिस भी प्रिंसिपल को बताया और वो डायरेक्ट प्रिंसिपल से कस्टमर के को गुड्स ट्रांसफ़र हो गए और आपने सिर्फ अपना कमीशन लिया। तो दो तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से इस सेक्शन में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को डिफ़ाइन किया गया है, जो कि इनवॉइस पे बेस्ड रखा गया है कि अगर आप के पास अथॉरिटी है। सिचुएशन नंबर 1 आप देख सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1 में जो मिस्टर एक्स है वो मिस्टर वाई के थ्रू गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मिस्टर वाई एजेंट है। इस सिचुएशन में जो मिस्टर वाई है वो मिस्टर एक्स से गुड्स रिसीव करते हैं और कस्टमर को आगे देते हैं। इस सिचुएशन में उनके पास पूरी अथॉरिटी है गुड्स को जो आगे ट्रांसफ़र करने की, उनके पास पूरा टाइटल ऑफ गुड्स है। तो इस सिचुएशन में को जो हम बोलेंगे कि इस क्राइटेरिया को लगा दिया गया है कि अगर इस सिचुएशन को हम कैसे डिफ़ाइन करें कि गुड्स एजेंट के थ्रू ट्रांसफ़र हुए हैं या एजेंट ने सिर्फ कस्टमर ढूंढा है और डायरेक्ट कस्टमर को गुड्स ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इसके लिए इनवॉइस बेस्ड क्राइटेरिया लगाया गया है। अगर इनवॉइस मिस्टर वाई के नाम पे है, सिचुएशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं इसमें इनवॉइस एजेंट के नाम पे है, तो इस सिचुएशन में ये माना गया है कि जो गुड्स है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हुए, इसमें एजेंट के पास अथॉरिटी है टाइटल ऑफ गुड्स की, और इस सिचुएशन में जो एजेंट है वो इस सेक्शन में फॉल करेगा और he is liable to get compulsory registration irrespective of turnover limit। सेकेंड नंबर जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ एजेंट कस्टमर को ढूंढ रहा है और डायरेक्ट गुड्स प्रिंसिपल प्लेस से कस्टमर को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस केस को इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर इनवॉइस मिस्टर एक्स के नाम पे है, इस सिचुएशन में जो इनवॉइस होगा वो मिस्टर एक्स के नाम पे है और डायरेक्ट कस्टमर को गुड्स जा रहे हैं, मिस्टर वाई के नाम पे कोई इनवॉइस मिस्टर वाई के नाम पे नहीं इशू किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में ही जस्ट प्रोवाइडिंग एजेंट सर्विस कमीशन, वो अपना सिर्फ कमीशन ले रहे हैं और इस सिचुएशन में वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ अपना कमीशन ले रहे हैं, सिंपल सर्विस दे रहे हैं, उनको कोई अथॉरिटी नहीं है उनके पास गुड्स की। तो इस सिचुएशन में उनको तभी रजिस्ट्रेशन लेना होगा जब वो उनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। थ्रेशोल्ड लिमिट जो 40 लाख की लिमिट है अभी और कुछ नॉर्थ हिल स्टेशन में 20 लाख की है, उस लिमिट से अगर एक्सीड कर जाता है तभी एजेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
तो इस तरीके से इन्वॉइस बेस्ड क्राइटेरिया रखा गया है। अगर इन्वॉइस एजेंट के नाम पे है तो फिर वो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिमिट, और अगर इन्वॉइस प्रिंसिपल के नाम पे है तो फिर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से अबव है टर्नओवर तभी ब्रोकरेज और कमीशन जो इनकम है वो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से अबव है तभी रजिस्ट्रेशन लेना होगा एजेंट को। कंडीशन नंबर 8, सो इफ़ यू आर ई-कॉमर्स ऑपरेटर यू हैव टू गेट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर GST। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हु इज़ ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ई-कॉमर्स ऑपरेटर is every person who operates or manages electronic platform which is engaged in facilitating the supply of goods or services like Amazon, Flipkart। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे Amazon की जो वेबसाइट होती है उस पर आप देखते हो कि बहुत सारे सप्लायर रजिस्टर्ड होते हैं जो उस वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इस सिचुएशन में अमेज़ॉन को ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा करेंगे, और अगर अमेज़ॉन खुद ही अपनी सप्लाईज कर रहा है तो फिर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की कैटेगरी में नहीं आएगा। इधर आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि जैसे गैस वॉच कंपनी है जो अपनी वेबसाइट के थ्रू वॉचेस सप्लाई कर रही है, सेल कर रही है, तो वो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके थ्रू आप सप्लायर को फैसिलिटेट करते हैं कि वो आगे गुड सप्लाई कर सके या सर्विसेज दे सके, तो इस सिचुएशन में आप ई कॉमर्स की कैटेगरी में आते हैं। और इस तरीके से जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लायर सेल करते हैं तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है वो 1% TCS कलेक्ट करता है। जब भी सप्लायर को पेमेंट करता है तो वो 1% TCS डिडक्ट करके ही सप्लायर को पेमेंट करता है। तो ये है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये है लास्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 9, if a person supplying online information and database access from a place outside India to a person in India, अगर कोई इंडिया के बाहर से इंडिया में अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है तो सप्लायर को फिर कंपलसरी GST में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस इज अ कैटेगरी ऑफ सर्विस where service provided through internet and received by recipient online through internet. So if service provider belongs to non-taxable territory, then it is outside from the GST. So government has plans to come out with a simplified scheme of registration for such service provider located outside India. तो ये थी 9 कंडीशन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की जो हमने कवर कर लिया है। कंडीशन नंबर 1 जो थी वो थी कंडीशनल रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें ये कंडीशन थी कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से या 20 लाख से अबव है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जो कंडीशन नंबर 2 से लेके 9 तक है वो सब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, हमने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है एज पर लॉ, लेकिन आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लेते हैं। आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसमें फैब्रिक की डीलर हैं जो वही सेम मैंने वैसा ही एग्ज़ाम्पल लिया है। मैन्युफैक्चरर हैं, टी शर्ट बनाते हैं, जो आगे रिटेलर, मैंने यहाँ पे एक और चेन रखी है, रिटेलर
जिनको आगे रिटेलर को दी जाती है। तो इस सिचुएशन में हम मानते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरर है टी शर्ट के, वो रजिस्टर्ड डीलर हैं और रिटेलर भी हैं, वो भी रजिस्टर्ड डीलर हैं। तो इस केस में फैब्रिक डीलर ने 18 रुपीज़ GST चार्ज किया और गवर्नमेंट को पे किया जो मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर ने 50 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया और 27 रुपीज़ का GST था। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो 18 रुपीज़ का उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया और 9 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे किया। और अब रिटेलर ने फिर उसमें 50 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया। 150 प्लस 50 200, 200 पे 18% टैक्स बना 36 का आउटपुट टैक्स बन रहा है राइट हैंड साइड में, क्योंकि उन्होंने 27 रुपीज़ पहले ही पे किए हैं 177, तो उनको 27 रुपीज़ का यहाँ पे क्रेडिट मिल गया और 9 रुपीज़ ही उन्होंने गवर्नमेंट को पे किए और टोटल जो गवर्नमेंट के पास टैक्स गया है वो 36 रुपीज़। तो ये उस सिचुएशन में है जब इस चेन में सभी रजिस्टर्ड डीलर हैं, सबने GST में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो इस केस में 36 रुपीज़ GST जो है वो चार्ज हुआ है और जो गवर्नमेंट को पे हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में, नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हमने चेन में एक अनरजिस्टर्ड डीलर रखा है, तब सिचुएशन क्या होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो मैन्युफैक्चरर है टी शर्ट के, उनको मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर रखा है कि उन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। अब वही सेम एग्जाम्पल है, फैब्रिक डीलर है, उन्होंने 18 रुपीज़ GST चार्ज किया और गवर्नमेंट को पे किया। अब जो मैन्युफैक्चरर है टी शर्ट के, उन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है। तो दो सिचुएशन यहाँ पे होती है, या तो वो आगे जब रिटेलर को दे रहे हैं तो 100 रुपीज़ उन्होंने फैब्रिक लिया है और 50 रुपीज़ वैल्यू एडिशन किया है, 150 रुपीज़ वो आगे रिटेलर से चार्ज करें। सेकंड कंडीशन ये है कि वो जो 18 रुपीज़ उन्होंने GST पे किया है वो आगे रिटेलर से चार्ज करे और प्राइस रखे 168। क्योंकि वो उन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, उनको 18 रुपीज़ का क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो इसको आगे फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो या तो वो उसे अपनी पॉकेट से पे करेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और वो उसे अपने प्रॉफिट में से चार्ज करेंगे, फर्स्ट जो कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में जहाँ उन्होंने प्राइस रखा है 168, तो वो उसको रिटेलर से चार्ज कर रहे हैं, जिससे कि उनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। जो चीज़ वो पहले 150 में दे रहे थे, वो अब उसको 168 में दे रहे हैं, क्योंकि 18 रुपीज़ का जो GST जो है उसका क्रेडिट आगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते रिटेलर को। तो इससे उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है 168। तो मान लो कि उन्होंने 168 में आगे उसको दिया है, तो इस केस में मैंने आपको बताया था रिवर्स चार्ज में कि अगर अनरजिस्टर्ड डीलर 5000 से ज़्यादा की सप्लाई रजिस्टर्ड डीलर को करता है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। तो हम इसको रिवर्स चार्ज में भी मिक्स कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो अब 168 में रिटेलर ने इसको लिया और क्योंकि उन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया है, तो 30 रुपीज़ जो बन रहा था 168 का 18%, वो उन्होंने पे किया इसको 30 रुपीज़ को रिवर्स चार्ज टैक्स। और उसके बाद जो 168 में मान लेते हैं उन्होंने 50 रुपीज़ वैल्यू एडिशन किया, और अब जो 168 प्लस 50 पे जो 18% टैक्स बन रहा है वो 39 बन रहा है। तो 39 जो है वो उनका आउटपुट टैक्स है, उसमें से उनको रिवर्स चार्ज का 30 रुपीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इनपुट टैक्स भी क्लियर हो जाएगा, रिवर्स चार्ज भी क्लियर हो जाएगा, और अनरजिस्टर्ड डीलर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन नहीं लेने के क्या नुकसान है वो भी आपको पता लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि फैब्रिक जो डीलर है उन्होंने आउटपुट टैक्स पे किया है 18 रुपीज़ का। टी शर्ट सप्लायर जो है मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो उन्होंने कुछ भी पे नहीं किया। अब रिवर्स चार्ज में 30 रुपीज़ जो रिटेलर है उन्होंने पे किए हैं
और उसके बाद उसी 30 रुपीज़ का उन्हें क्रेडिट मिल गया है और 9 रुपीज़ उन्होंने एज आउटपुट टैक्स पे किया है। तो टोटल यहाँ पे जो टैक्स गया है गवर्नमेंट को 57 रुपीज़ गया है, और जो टोटल कॉस्ट हो गई है वो है 257। यहाँ पे जो टोटल प्राइस बढ़ गया है जो टी शर्ट का, वो 257 रुपीज़ प्राइस हो गया है और 57 रुपीज़ गवर्नमेंट को गए हैं। तो इससे प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर जो है वो इनपुट टैक्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता, तो वो उनको अपनी पॉकेट से देना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, जो कॉस्ट बढ़ गई है। तो इस वजह से आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। आप समझ सकते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन लेना, अगर आपकी 40 लाख से नीचे की भी लिमिट है तब भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने से ये बेनिफिट होता है कि आप का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। अगर आप इनपुट टैक्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते तो प्राइस आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये बेनिफिट है जीएसटी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने का कि आपका प्राइस जो है वो बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज़ नहीं होगा ड्यू टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप प्रोवाइड कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट टू कस्टमर। और नेगेटिव ये है कि इससे आपकी मल्टीपल रिटर्न फाइलिंग आपको कंप्लाइंसेस जीएसटी में करनी होगी। हर मंथली रिटर्न जाती है वो सब आपको कंप्लाइंसेस करनी होगी, तो उसकी आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। ये इसका नेगेटिव है। और पॉजिटिव ये है कि आप जो है आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से आपका कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होगा। आप इस वजह से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ SG एजुकेशन। मैं जल्द ही आऊँगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।